प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको सेट के एग्ज़ाम के लिए तथा वार्षिक आगे एग्ज़ाम के लिए कुछ नोट्स बनाए हैं, तो आप इसे ध्यान से सुनें, आपको ये बहुत काम आएंगे। 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक भाषण दिया गया था। उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। यानी आपको पूछा जाएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को जो भाषण दिया था वो किस नाम से जाना जाता है। तो क्योंकि आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यदि उसके बारे में जाने तो भाग्यवधू से चिर प्रतीक्षित भेंट उसका नाम है और इंग्लिश में ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। तो ये देश की आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले ही दिन शुरुआत में ये भाषण था और ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो बार बार पूछा जाता है। आज़ादी के बाद दो चीज़ों पर सहमति बनी कि एक तो लोकतंत्र की स्थापना करना है और एक सरकार सभी देशवासियों के कल्याण के लिए काम करेगी। अर्थात हमारे सामने देश जब आज़ाद हुआ तो 3 प्रकार की चुनौतियां थी। यानी आपसे पूछा जाएगा कि देश राष्ट्र निर्माण में भारत की चुनौतियां कौन कौन सी थी, तो ये चुनौतियां थी, सबसे पहला तो एकता के सूत्र में बांधना। जो राजा रजवाड़े थे उनको इकट्ठा किया गया। रियासतें पूछी जा सकती है तो 565 थी। उन 565 रियासतों को शामिल करना एक राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी बाधा और सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा कठिन कार्य था। और दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना और तीसरी चुनौती थी सबके साथ समान विकास। तो आपको तीसरी चुनौती के बारे में यदि थोड़ा बहुत अस्पष्ट है तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि सदियों से भारत गुलाम रहा, उसमें अनेक विषमताएं आ गई। धनवान लोग बहुत ज्यादा धनवान हो गए और गरीब लोगों के पास कुछ नहीं बचा, वो भूमिहीन हो गए। भारतीय ज्यादातर 90% तक उस समय उस काल में खेती बाड़ी पर निर्भर थे और बड़े बड़े जमींदारों के पास सारी जमीन आ गई। गरीब लोग उसमें खेती का काम करते थे और जीवन यापन करते थे। अकाल पड़ते थे क्योंकि पानी की इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला था अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें यही दिखता था कि हमें जब भी देश आजाद होगा तो हम समान रूप से विकास करेंगे। वो समान दो तरह से था। एक तो क्षेत्र में समान, यानी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में समानता रखेंगे, और एक लोगों में समानता, ताकि अमीरी और गरीबी की जो खाई है उसे दूर किया जा सके। इसके आगे दो राष्ट्र का सिद्धांत मैंने पहले बता ही दिया था। जब भारत और पाकिस्तान को बांटा गया तो रेडक्लिफ नाम का एक व्यक्ति था जिसे बुलाया गया, जो कभी भारत में इससे पहले आया ही नहीं। उसने भारत का कागज पर नक्शा बनाया और बीचों बीच लाइन खींच दी कि इधर पाकिस्तान इधर भारत। उसे थोड़ा बहुत घुमाया भी गया था, क्षेत्र को दिखाया भी था, लेकिन वो उसका कोई बहुत ज्यादा उसको भारतीय भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन उन्होंने लाइन खींच दी और भारत और पाकिस्तान बना दिए। और 15 अगस्त 1947 को वह 36 दिन भारत में रहकर चला भी गया, क्योंकि उसे डर था, शंका थी कि यदि वो पार्टीशन की जो कागज उसने बनाए हैं वो लीक हो गए तो वो अपने आप को, अपना जीवन का खतरा मानता था उसे। तो वो उसने 15 अगस्त को भारत छोड़ दिया था।
और ये भी बहुत बड़ी विडंबना है कि जब 15 अगस्त को आज़ादी का दिवस मनाया जा रहा था तो भारत के बहुत बड़े भाग को ये पता ही नहीं था कि वो पाकिस्तान में है या भारत में है। तो गुरदासपुर का एरिया, कश्मीर वाला एरिया, फाजिल्का, लाहौर, ये यहाँ कोई स्थिति स्पष्ट नहीं थी। अब लोगों को यही नहीं पता था कि वो कहाँ, कि वो अब पाकिस्तान में है या भारत में है। इससे आगे एक प्रश्न ये बनता है कि विभाजन के परिणाम क्या निकले। यानी 15 अगस्त 1947 को इतना बड़ा विभाजन हुआ कि आज तक विश्व में इतना बड़ा पलायन कभी नहीं हुआ। तो इसके दुष्परिणाम निकले। इसके परिणाम अच्छे तो क्या निकलते, दुष्परिणाम ही निकले इसके। सबसे पहला तो दुष्परिणाम ये निकला कि अचानक स्थानांतरण हो गया। यानी एक जगह से पाकिस्तान से हिंदू आने लगे और यहाँ से मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की ओर जाने लगे और आपस में मारकाट भी मच गई, जिसमें एक आंकड़ा है कि 10 लाख लोगों की हत्या हुई और 80 लाख लोग बेघर हुए और कितने ही हिंदू माँ बहन बेटियों की हत्या हुई। और अभी एक पंजाब में 100 साल के नज़दीक या ऊपर एक व्यक्ति जो पार्टीशन का गवाह था, वो बता रहा था कि मैंने खुद मेरे 3 लड़कियों को बाहर बुलाकर उनका गर्दन काटी थी, क्योंकि मुस्लिम लोग बहन बेटियों के साथ बहुत बड़ा दुर्व्यवहार करते थे। ये कहते हुए मुझे भी थोड़ा सा बोलने में हिचक हो रही है, इतनी बड़ी एक सांप्रदायिक हिंसा। दूसरा परिणाम था सांप्रदायिक हिंसा बढ़ गई। पाकिस्तान की तरफ से जो गाड़ियां आई वो लाशों से भरी हुई थी। उन लाशों से भरी गाड़ियों को देखकर यहाँ के लोग भी क्रोधित हो गए और टिट फॉर टैट, अदले का बदला वाली कार्रवाई शुरू हो गई। ये सारा पंजाब क्षेत्र में ज़्यादा हुआ और पश्चिम बंगाल में। ये 2 राज्य थे जो धार्मिक आधार पर बांटे गए और यहाँ पर कत्लेआम बहुत ज़्यादा हुआ। तीसरा जो परिणाम निकला वो था जो लोग आ रहे थे उनके लिए शिविर की स्थापना करना, यानी शरणार्थी शिविर। शरणार्थी यानी जो लोग आ रहे थे वो एक प्रकार से शरणार्थी थे, उनके लिए शिविर व्यवस्था की गई और उनका जीवन ही, जो अच्छे अच्छे मकान छोड़ के भारत में आ रहे थे उनको शिविरों में रहना पड़ा, और वो भी थोड़े दिन नहीं, 1, 2, 3 साल तक। आगे था संपत्ति का बंटवारा। अब भारत पाकिस्तान बन गया, संपत्ति का बंटवारा हुआ और यहाँ तक कि दिल्ली में कहते हैं मेज, कुर्सी, घोड़े, खच्चर, राष्ट्रपति भवन में रहने वाले जो खच्चर घोड़े थे वो, और यहाँ की दफ्तरों के कलम, दवात, पेपर और टाइपिंग मशीन, बहुत कुछ बांटा गया। जैसे 2 भाई अलग होते हैं उसी तरह से बंटवारा हुआ, जो बड़ा मुश्किल था। आगे अगला जो नुकसान हुआ वो आर्थिक नुकसान। यानी ये तो आप भी खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जहाँ इतनी अफरा तफरी फैली हो, वहां पर उद्योग धंधे उस समय थे, खेती बाड़ी थी, पशुचारण था, वो कैसे हो सकता था। तो 2-3 साल तक देश में जो अफरा तफरी रही उससे आर्थिक नुकसान बहुत हुआ। और एक बात, इस जो विभाजन था उसमें सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ था वो हुआ था महिलाओं और बच्चों को। यानी उस समय कोई ऐसा तो साधन नहीं था कि गाड़ी और जहाजों में लोग इधर से उधर आ रहे थे। पाकिस्तान के जिस भी इलाके में हिंदू बसते थे वो वहां से पैदल ही आ रहे थे। तो यानी कहते हैं कि महीने महीने पैदल चलकर वो अपने सुरक्षित स्थान तक पहुंच पाए। तो छोटे बच्चों का और महिलाओं का यदि हम थोड़ा सा सोचें तब भी अभी कंपकपी सी शरीर में उठती है कि कितना बुरा हाल हुआ होगा उन महिलाओं का, उन बच्चों का जो इस त्रासदी में फंस गए थे। और वो अनजान रास्ते और वो गर्मी, वो बरसात का मौसम और वो जंगल, किस तरह से उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया और किस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचे। ये स्थिति को
कल्पना करके भी दुख सा महसूस होता है। और इसके जो परिणाम था, 80 लाख लोग बेघर हुए थे और 5 से 10 लाख लोग ये 5 से 10 लाख का एक सरकारी आंकड़ा है। यदि उस समय के लोग को, मैंने बहुत से लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई गिनती नहीं थी, कितने लोगों को काट बांट दिया। और हिंदू जो यहाँ आए थे वो बताते हैं कितने ही ऐसे लड़कियां थी और औरतें थी जिनको वहां से मुसलमानों ने तो मारा ही मारा। हमने हमारी इज्जत, हमारी बेटी बहन बेटी उन मुसलमानों के हाथ ना लगे, इसलिए हमने खुद मारा। तो ये बहुत ही बुरी स्थिति थी। आजादी के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, ये भी छोटा प्रश्न आ सकता है। तो एक तो पश्चिम बंगाल में बहुत हिंसा हो गई थी। वहाँ पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो क्षेत्र बड़े, और पूर्वी बंगाल का नाम पूर्वी पाकिस्तान हो गया था। वहाँ बड़ी हिंसा हुई तो वहाँ पर महात्मा गांधी गए, वहाँ अनशन किया। वहाँ पर स्थिति थोड़ी ठीक हुई तो वो दिल्ली आए, वहाँ भी उपवास रखा उन्होंने। और अब एक समझौता हुआ था कि 57 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने हैं, देनदारी बनती थी, पार्टी विभाजन के में शर्त थी। लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला भी कर दिया था, तो सरदार पटेल जैसे महापुरुष इस भी वही देश युद्ध करे और उसी को हम 57 लाख दें, ये स्वीकार नहीं थे, तो उन्होंने मना किया। लेकिन महात्मा गांधी उनको जो बात हुई थी वो 57 करोड़ दिलाने के पक्ष में थे। और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो भारत में उस समय की परिस्थिति के अनुसार महात्मा गांधी की बातें हमारे जो नेता थे उनको अच्छी नहीं लग रही थी। तो नथुराम गोडसे ने एक दिन प्रार्थना सभा में, जब 31 जनवरी 1948 को जब प्रार्थना सभा में महात्मा गांधी जा रहे थे, तो उनके पैर छुए, नमस्ते की और छाती में 3 गोलियां मारी और वो भागे नहीं। और कहीं मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ा है कि कहीं लिखा हुआ था, अब मुझे पूरी तरह से उस किताब का नाम तो याद नहीं है, लेकिन उसमें लिखा था कि नथुराम गोडसे ने जेल में कहा था कि मैं महात्मा गांधी को मारना नहीं चाहता था, लेकिन महात्मा गांधी को की जो मारना है वो बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी की हर बात है वो पाकिस्तान की तरफ उन्हें लगता था कि झुकती जा रही थी। तो सबसे पहले जो चुनौती थी, वो जो 3 चुनौतियां हमने डिस्कस की थी। पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। 565 रियासतें थी, 565 में 13 रियासतें पाकिस्तान की तरफ चली गई थी और 552 रियासतें भारत की साइड में रह गई थी। 552 में से 5 रियासतें को छोड़ के बाकी ने सभी उसी से एक्सेशन लेटर पर साइन कर दिए थे और वो भारत में मिला लिया गया था। लेकिन त्रावणकोर केरल में हिस्सा है, हैदराबाद जो अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी है। लेकिन अब हम जब उस समय के जब हैदराबाद की बात करते हैं तो हैदराबाद ये पूरा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कुछ केरल का हिस्सा, कर्नाटक, ये सारा हैदराबाद ही था। तो इस राज्य पर एक बहुत ही धनवान निजाम का शासन था जो निर्दयी था और हिंदू 80-85% हिंदू थे, बाकी मुसलमान थे। लेकिन मुसलमानों का राज था और उन्होंने भारतीय हिंदुओं पर बहुत ही अत्याचार किए थे, तो वहाँ की जनता उसके खिलाफ थी। उसने भी पाकिस्तान जाने का फैसला किया था जो किसी तरह से ठीक नहीं था, क्योंकि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जो चारों तरफ से भारतीय क्षेत्र से घिरी हुई थी और पाकिस्तान में उनका मिलना असंभव था। लेकिन उन्होंने जिद की और इसमें सरदार पटेल जी ने सेना ले जाकर उनको साइन करवाए और हैदराबाद को भारत में मिलाया। त्रावणकोर थोड़ी बहुत ही विरोध के बाद मान गया था। त्रावणकोर का मामला यह था कि केरल में थोरियम नाम का पदार्थ बहुत मात्रा में निकलता है जो बहुत उपयोगी है देश के विकास में और हथियारों में बनाने में। थोरियम नाम का प्रयोग किया जाता है, वो प्रचुर मात्रा में केरल में है।
तो इंग्लैंड और अमेरिका खुद उस समय के त्रावणकोर के शासक से बात करके उन्हें भड़का रहे थे कि आप भारत में मत मिलो, तो उन्होंने विरोध किया था, लेकिन वो थोड़े ही समझाने से समझ गए थे और केरल को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ क्षेत्र जो गुजरात में पड़ता था वो भी पाकिस्तान में मिलना चाहता था, लेकिन हैदराबाद को जिस ढंग से सरदार पटेल ने मिलाया तो नवाब घबरा गया और अब उसके पास जहाज थे उसमें सारा सोना भर के और सोना चांदी भर के वहां से पाकिस्तान की ओर वो भाग गया। और क्योंकि जूनागढ़ की जनता हैदराबाद की तरह हिंदू ज़्यादा थी और मुस्लिम राजा था, तो और इस बारे में ये भी कहा जाता है कि उस समय जूनागढ़ का जो नवाब था वो कुत्तों से बहुत प्यार करता था, तो उसने अपने साथ कुछ धन और सारे कुत्ते ले जाना उचित समझा और कुछ अपनी बीवियों को वो जूनागढ़ में छोड़ के चला गया था। उसके बाद में वहाँ लोगों से पूछा गया, सर्वे करवाया गया, वोट डलवाए गए, सहमति ली गई, तो सबने कहा भारत के साथ मिलना है, तो फिर भारत में जूनागढ़ को मिला लिया गया। कश्मीर शुरू में राजा हरि सिंह था, वो मिलना नहीं चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान ने जैसे ही हमला किया राजा हरि सिंह ने सोचा कि अब मुश्किल होगी, तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। सरदार पटेल ने सेना ले जाकर पाकिस्तानियों को वहां से भगाया और कश्मीर को हमारे में शामिल, अपने भारत क्षेत्र में शामिल कर लिया गया। लेकिन जब सरदार पटेल और भारत की सेना जब उनको खदेड़ रही थी, तो बीच में जवाहरलाल नेहरू एक एप्लीकेशन लेके यूएनओ में चले गए और कहा कि पाकिस्तान ने हमारे पर हमला किया है, तो यूएनओ ने फैसला दिया कि आप जहाँ हो वहीं बैठे रहो। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से पाकिस्तान की सेना भारत में आ चुकी थी, तो वो वहीं युद्ध बंद करा दिया गया, यूएनओ के ऑब्जर्वर आ गए और उसको एलओसी बोल दिया गया, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आज और भारत की जो इंटरनेशनल सीमा है, उस सीमा और एलओसी के बीच का क्षेत्र है, उसे पीओके कहा जाता है, जिसके बारे में झगड़ा चल रहा है। और कश्मीर को जो हमने विशेष रियायत देकर वहाँ प्रधानमंत्री कश्मीर का, राष्ट्रपति कश्मीर का शुरू में बनाया, बाद में उसका नाम मुख्यमंत्री राज्यपाल रखा, लेकिन 2014 के बाद जो बीजेपी की सरकार आई है, उन्होंने 5 अगस्त 2015 को कश्मीर में जो धारा 5 अगस्त 2019 को जो धारा 370 और 35 थी उसे खत्म कर दिया और कश्मीर अब पूरी तरह से एक पार्ट बन गया इंडिया का। उसके बाद मणिपुर में भी राजा था, वो मिलना चाहता था और चुनाव कराए गए वहाँ एक विधानसभा के। तो भारत, एक छोटा प्रश्न ये भी बनता है कि भारत में, आजाद भारत में सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे, वो मणिपुर में हुए थे। और यहाँ उन हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर से थोड़ी उल्टी कहानी थी। यहाँ राजा मिलना चाहता था, जनता विरोध कर रही थी, लेकिन कूटनीति, भारत की कूटनीति और खास करके सरदार पटेल की कूटनीति ने मणिपुर को भारत का हिस्सा बना लिया। इस तरह से जो ये समस्याएं आई, इस निपटा गया। तो पहले जो हमारी चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, तो जो क्षेत्र अंग्रेजों के अधीन था वो तो सीधा भारतीय राज्य में आ ही गया था, और जो रजवाड़े थे 552, उनको धीरे धीरे करके 1949 तक भारतीय क्षेत्र का अंग बना लिया गया, एक भारत राष्ट्र का निर्माण हुआ। तो हमने पहले पार्ट में तो यही पढ़ना था कि जो चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधने की, एक राष्ट्र बनाने की, भारत को एक अखंड राष्ट्र बनाने की, जो एक बिखरा हुआ कुटुंबा सा था उनको एक करने का कार्य है वो सरदार पटेल ने किया। तो ये प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न थे जो इसके विषय में, जो मैंने भाग 1 बनाया था उसमें रह गए थे। अब आप इसको यदि सुनोगे और रफ कॉपी में लिखोगे तो आपका सेट 1 का जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। धन्यवाद।